हर साल हम सोचते हैं अब की बार वेट लॉस सीरियस लूंगा, लेकिन फिर वही ढेर सारा कन्फ्यूजन। कीटो करूं या फास्टिंग? कार्डियो बेहतर है या वेट ट्रेनिंग? और सबसे बड़ा सवाल, इतना सब करके भी वेट क्यों नहीं घट रहा? अगर आप भी यही सोचते हो कि मैं सब कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई टिपिकल मोटिवेशन वाली बातें नहीं हैं। ये है पूरी सच्चाई, साइंस और समझदारी से भरी फैट लॉस की गाइड, बिल्कुल अपने स्टाइल में, बिना किसी दिखावे के। बेन कारपेंटर की किताब एवरीथिंग फैट लॉस से वो सब सीखें जो कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा, और वो भी इस इंडिया जैसे रियल वर्ल्ड सेटअप में, जहां हर शादी, त्योहार और चाय समोसे के बीच अपना गोल बचाना एक अलग ही चैलेंज है। चलो शुरू करते हैं। इस बार समझदारी से फैट लॉस, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए। चैप्टर 1। जो हम सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। फैट लॉस की दुनिया में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि लोग क्या मानते हैं और असलियत में क्या सच है। इन दोनों में कितना फ़र्क होता है। इंडिया में भी, जहाँ हर दूसरा इंसान वेट लॉस का प्लान बना रहा होता है, वहाँ मिथ्स बहुत चलती हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि कार्ब्स मत खाओ, तो लोग रोटी तक छोड़ देते हैं। किसी और ने बोल दिया कि नाइट में खाना खाने से मोटापा बढ़ता है, तो लोग डिनर करना बंद कर देते हैं। लेकिन बेन कारपेंटर यहाँ एकदम सीधा पॉइंट करता है। जो चीज़ लॉजिकल लगती है वो ज़रूरी नहीं कि साइंटिफिकली सही हो। लोग इमोशन से चलने लगते हैं, और फिर उसी इमोशन से जुड़ी कोई कहानी अगर सुनने को मिल जाए तो उसको सच मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने कीटो डाइट करके वेट लूज़ किया, तो वो कहेगा कि कार्ब्स ही विलन है। लेकिन हो सकता है उसका कैलोरी इनटेक ओवरऑल कम हो गया हो, जिससे वज़न घट गया हो, ना कि कार्ब्स छोड़ने से। बेन बार बार यही याद दिलाते हैं कि हमें अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहिए। हर बात जो सुनो उसे साइंटिफिक प्रूफ से वेरीफाई करो। हमारे देश में, जहाँ फैमिली और सोसाइटी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ अक्सर लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तुम दूध पी रहे हो, उसमें तो फैट होता है। ऐसे कमेंट्स से लोग डर जाते हैं और अपने इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करने लगते हैं। जबकि ये समझना ज़रूरी है कि फैट लॉस सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, कैलोरी डेफिसिट। बाकी सब सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। और यही है इस चैप्टर का असली एसेंस। अपने बिलीफ सिस्टम को ओपन रखो, और जो सच है उसे साइंस से समझो। चैप्टर 2। हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और हर एक्सपर्ट सही नहीं होता। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, और सोशल मीडिया पर हर तीसरा इंसान फिटनेस गुरु बन गया है। कोई खुद 6 पैक बना लेता है और फिर सबको सलाह देना शुरू कर देता है। ये खाओ, वो मत खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, डिटॉक्स जूस लो, वगैरह। लेकिन बेन कारपेंटर यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। जस्ट बिकॉज समवन लुक्स फिट डजेंट मीन वो साइंटिफिकली सही नॉलेज दे रहा है। आजकल तो ये ट्रेंड और भी तेज़ी से बढ़ा है। जिम के ट्रेनर से लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तक, सबके पास अपना अपना फॉर्मूला है, और आम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किसकी सुने और किसकी नहीं। बैन एक पावरफुल पॉइंट करते हैं कि अगर कोई फिटनेस एडवाइस दे रहा है, तो ये ज़रूरी है कि उसके पास उसकी नॉलेज को सपोर्ट करने वाले क्रेडिबल सोर्सेस हों। सिर्फ बॉडी देखकर किसी की क्रेडिबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग जेनेटिकली लीन होते हैं, या उन्होंने शॉर्ट टर्म किसी क्रैश डाइट से रिजल्ट पाया होता है, लेकिन जब वो उसी प्रोसेस को सबको अप्लाई करने को कहते हैं, तो लोगों का हेल्थ बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेनर आपको कार्ब्स कट करने को कह रहा है, और उसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि मेरे क्लाइंट का वज़न कम हुआ, तो ये लॉजिक अधूरा है। बेन इस बात को बड़ी क्लैरिटी से कहते हैं कि एनेक्डोटल एविडेंस और साइंटिफिक रिसर्च में फ़र्क होता है। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि अगर किसी की बात साइंटिफिक बेसिस पर नहीं है, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इंडिया में ये एडवाइस और ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोग अक्सर इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं। वो जिम वाला भैया बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो वही करते हैं। लेकिन फिटनेस एक साइंस है, और साइंस फीलिंग्स से नहीं, फैक्ट्स से चलती है। चैप्टर 3। कैलोरीज ही हैं असली गेम। अगर आप फैट लॉस की जर्नी पर हैं, तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, कैलोरीज मैटर द मोस्ट। चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, जितना खा रहे हो,
और जब खा रहे हो एंड ऑफ द डे बात कैलोरीज की आती है। बेन कारपेंटर इस चैप्टर में उसी कोर ट्रूथ पर जूम करते हैं जिससे अक्सर लोग बचते हैं, कि फैट लॉस का सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिसिट। इंडियन की बात करें तो यहाँ मील्स बहुत रिच होते हैं, बटर चिकन, पनीर, पराठा, स्वीट्स वगैरह। लोग सोचते हैं कि मैंने तो बस घर का खाना खाया है, लेकिन उस घर के खाने में कितना घी है, कितनी ऑयल है, वो ध्यान नहीं देते। बैन एक प्रैक्टिकल रिमाइंडर देते हैं कि चाहे खाना हेल्थी हो, वो हाई कैलोरी भी हो सकता है। सो अगर आप दिन भर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं थिंकिंग इट्स हेल्थी और फिर स्केल नहीं घट रहा, तो रीज़न हो सकता है आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक। बैन ये भी बताते हैं कि जो लोग कह रहे होते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है या मैं पानी भी पीता हूँ तो वज़न बढ़ता है, उनके साथ ऑफ्टन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें अपने पोर्शंस का अंदाज़ा नहीं होता। हमारे यहाँ कॉमन है कि खाना सर्व करते हुए कोई माप तोल नहीं होता, बस दिल से प्लेट भर लेते हैं और फिर ब्लेम मेटाबॉलिज्म पर चला जाता है। जबकि रियलिटी ये है कि जब तक कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा, फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद को ऑनेस्ट फीडबैक देना होगा। कैलोरीज को मॉनिटर करना, अपनी डाइट को रियलिस्टिकली देखना, ये सब डिसिप्लिन मांगता है। लेकिन यही फाउंडेशन है सस्टेनेबल फैट लॉस का। चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, कीटो करो या कुछ भी, अगर कैलोरी डेफिसिट नहीं है तो कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। चैप्टर 4, कार्डियो वर्स वेट ट्रेनिंग। कौन ज़्यादा ज़रूरी है? जब कोई फैट लॉस की बात करता है तो सबसे पहली इमेज दिमाग में आती है, दौड़ता हुआ इंसान या ट्रेडमिल पर पसीना बहाता कोई। बहुत से लोग कार्डियो को ही सब कुछ मान लेते हैं। वेट लॉस करना है, रोज सुबह जॉगिंग करो। लेकिन बेन कारपेंटर यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताते हैं, सिर्फ कार्डियो ही सब कुछ नहीं होता, और वेट ट्रेनिंग की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना फैट लॉस जर्नी को मुश्किल बना देता है। कार्डियो से कैलोरीज ज़रूर बर्न होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्टिविटी के टाइम तक ही लिमिटेड होता है। वेट ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से न सिर्फ कैलोरीज बर्न होती हैं, बल्कि मसल बिल्ड होती है, और यही मसल बाद में आपकी बॉडी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है फैट बर्न करने में। इंडिया में स्पेशली महिलाओं को लगता है कि वेट उठाने से बॉडी भारी हो जाएगी या वो बल्की दिखेंगी, लेकिन ये प्योर मिथ है। मसल गेन स्लो प्रोसेस है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाता है। बेन एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप डेली 45 मिनट कार्डियो करते हैं, लेकिन आपकी डाइट कंट्रोल में नहीं है, तो कैलोरीज बर्न करने के बाद भी आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी इवन एट रेस्ट फैट बर्न करती है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है, स्लो बट पावरफुल। आजकल जिम कल्चर ग्रो ज़रूर कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग सिर्फ वॉकिंग या साइकिलिंग तक ही सीमित हैं। बेन कहते हैं कि यह गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सस्टेनेबल और बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने वीकली रूटीन में शामिल करो। ये न सिर्फ फैट लॉस के लिए अच्छा है, बल्कि एज के साथ होने वाली मसल लॉस को भी रोकेगा। चैप्टर 5, क्लीन ईटिंग और चीट मील्स। असलियत क्या है? अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर कॉन्वर्जेशन में आता है, क्लीन ईटिंग। हर कोई यही पूछता है, कौन सा खाना हेल्थी है? राइस खा सकते हैं क्या? चीट डे कब करें? बेन कारपेंटर इस चैप्टर में साफ कहते हैं, कोई खाना इंट्रिंसिकली अच्छा या बुरा नहीं होता। ये पूरा गेम होता है क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और कॉन्टेक्स्ट का। क्लीन ईटिंग एक बहुत लूजली डिफाइंड टर्म है। किसी के लिए सैलड क्लीन है तो किसी के लिए होम कुक दाल चावल। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लीन खाने पर फोकस कर रहे हैं और फिर भी कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंडिया में हम सोचते हैं घी में बना है लेकिन घर का है तो ठीक ही होगा। लेकिन बैन एम्फसाइज करते हैं कि घर का खाना भी हाई कैलोरी हो सकता है, स्पेशली जब इंग्रेडिएंट्स मेजर्ड ना हो। और फिर आता है चीट मील का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम ही इतना टेम्पटिंग होता है कि लोग पूरा हफ्ता टॉर्चर करते हैं खुद को और फिर संडे को पिज्ज़ा, आइसक्रीम, फ्राइज़ सब कुछ एक साथ खा लेते हैं। बेन साफ कहते हैं
ये एक अनहेल्थी साइकिल है। अगर आप अपनी डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट करोगे कि चीट डे पे पूरा कंट्रोल छूट जाए, तो वो डाइट सस्टेनेबल नहीं है। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बेन सजेस्ट करते हैं कि आपको हर फूड आइटम को एक न्यूट्रल नज़रिए से देखना चाहिए। पिज्ज़ा भी खाया जा सकता है, इन मॉडरेशन। आइसक्रीम भी ओकेजनल चल सकता है, अगर बाकी दिन बैलेंस किया हो। मतलब ये कि माइंड सेट गुड वर्सेस बैड फूड का नहीं होना चाहिए, बल्कि हाउ डज इट फिट इन माई ओवरऑल प्लान होना चाहिए। यही माइंड सेट लॉन्ग टर्म सक्सेस का की है। चैप्टर 6, मेटाबॉलिज्म। स्लो है या बस बहाना है? मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए वेट नहीं घटता। ये इंडिया में एक बहुत कॉमन एक्सक्यूज़ बन चुका है। हर दूसरा इंसान यही बोलता है जब रिजल्ट नहीं दिखते। लेकिन बेन कारपेंटर इस चैप्टर में एक सच्चाई उजागर करते हैं। ज़्यादातर लोग मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करते हैं, जबकि असल में वो अपने एनर्जी इनटेक को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी आपकी बॉडी की वो एनर्जी बर्निंग प्रोसेस जो हर वक्त चल रही है, चाहे आप एक्टिव हो या आराम कर रहे हो। बेन बताते हैं कि हाँ, जेनेटिक्स कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपने पोर्शंस का अंदाज़ा गलत लगाते हैं। एक स्टडी का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें ओवरवेट पार्टिसिपेंट्स से पूछा गया कि उन्होंने दिन भर क्या खाया, और उन्होंने 40% तक कम रिपोर्ट किया अपने एक्चुअल कैलोरी इनटेक से। अब इंडिया की बात करें, हम तो खाना सर्व भी मेजर करके नहीं करते। एक स्कूप भात नहीं, फुल प्लेट चढ़ जाती है। ऊपर से बटर, अचार, पापंग, सब बोनस। और फिर कहते हैं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। बेन बड़े साफ तरीके से बताते हैं कि जब तक आप कैलोरीज के बारे में ऑनेस्ट नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करना बस एक इल्यूजन है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना पॉसिबल है, लेकिन वो डाइट कंसिस्टेंसी, मसल बिल्डिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल से होता है, ना कि मैजिक सप्लीमेंट से। अगर आप डेली वॉक कर रहे हो, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को नेचुरली सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट तभी मिलेगा जब कैलोरी डेफिसिट कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड रहेगा। चैप्टर 7, सप्लीमेंट्स। सच में ज़रूरत है या बस मार्केटिंग का जाल? जब कोई फैट लॉस जर्नी शुरू करता है तो सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है, कौन सा सप्लीमेंट लूं? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ही प्रोटीन पाउडर्स, फैट बर्नर्स, ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीज़ों की बारिश होने लगती है, और ये फीलिंग आने लगती है कि शायद यही वो मैजिक चीज़ है जो मुझे रिजल्ट दिला देगी। लेकिन बेन कारपेंटर इस चैप्टर में एकदम साफ कर देते हैं, सप्लीमेंट्स कभी भी मेन थिंग नहीं होते, ये सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में ये और डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है कि अगर किसी बॉडी बिल्डर ने बोला है कि मैंने ये प्रोटीन लिया, तो बस वही लेना है। लेकिन बेन कहते हैं कि अगर आपकी डाइट, ट्रेनिंग और स्लीप सही नहीं है, तो कोई भी सप्लीमेंट आपको रिजल्ट नहीं देगा। सबसे पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए। फैट बर्नर्स की बात करें तो बेन कहते हैं कि इनमें से ज़्यादातर सिर्फ कैफ़ीन बेस्ड होते हैं। हाँ, उससे टेम्परेरी एनर्जी बूस्ट आता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लोग ग्रीन टी को भी बेली फैट की गोली समझ लेते हैं। दिन में 4 कप पी रहे होते हैं और सोचते हैं कि बस अब पेट अंदर चला जाएगा। जबकि असल में जो काम करता है वो है कैलोरी डेफिसिट, और सप्लीमेंट उससे नहीं बचा सकता। अगर आप जेन्युइनली सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो बेन रेकमेंड करते हैं कि सिर्फ साइंटिफिकली बैक्ड चीज़ों पर भरोसा करें, जैसे प्रोटीन पाउडर अगर आपकी डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल रहा, क्रिएटिन स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, या मल्टीविटामिन अगर डिफिशिएंसी है। लेकिन ये भी लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। इंडी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, पहले घर का खाना, नींद और डिसिप्लिन को ठीक करो, फिर सोचो सप्लीमेंट की। वरना ये एक पैसा खर्च करने वाला ट्रैप बन जाता है, रिजल्ट देने वाला टूल नहीं। चैप्टर 8, इमोशनल ईटिंग। जब भूख पेट में नहीं, दिमाग में होती है, ये चैप्टर बहुत लोगों के दिल को छू जाता है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी इमोशनल ईटिंग के शिकार होते हैं। कभी स्ट्रेस में, कभी बोर्डम में, कभी सैडनेस में खाना एक कंफर्ट बन जाता है। बेन कारपेंटर इस टॉपिक को बहुत सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करते हैं
और बताते हैं कि वेट लॉस सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल बैटल भी है। इंडिया में इमोशनल ईटिंग एक कल्चरल पैटर्न भी है। शादी हो, दुख हो, फेस्टिवल हो या बोर्डम, खाना हर इमोशन से जुड़ा हुआ है। मन उदास है, चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, या आज बहुत काम किया है, ट्रीट बनती है। धीरे धीरे ये हैबिट्स बन जाती हैं और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि हम एक्चुअल भूख से खा रहे हैं या बस एक इमोशन सूथ करने के लिए। बेन बताते हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। खुद से पूछो, क्या मैं सच में भूखा हूँ या बस बोर्ड हूँ? अगर हम माइंडफुली खाना सीख लें तो बहुत सी कैलोरीज बच सकती हैं और गिल्ट भी नहीं होता। इमोशनल हंगर सडन होती है, स्पेसिफिक क्रेविंग्स के साथ आती है और खाने के बाद गिल्ट भी देती है, जबकि फिजिकल हंगर धीरे धीरे आती है और ईटिंग के बाद सेटिस्फैक्शन देता है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात यही है, अपने इमोशंस को डील करना सीखो, सिर्फ दबाना नहीं। जर्नलिंग, वॉक, म्यूजिक, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ये सब हेल्थियर कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं। अगर हर बार स्ट्रेस में खाना खाओगे तो ना स्ट्रेस कम होगा, ना फैट। इंडियन लाइफस्टाइल में जहाँ काम का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, वहाँ इमोशनल ईटिंग को समझना और संभालना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी वर्सेस परफेक्शन। छोटी हारों से डरना नहीं है। बेन इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देते हैं कि फैट लॉस जर्नी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, और सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है परफेक्शन का प्रेशर लेना। जैसे ही एक दिन चीट हो गया, वो गिल्ट में आ जाते हैं और सोचते हैं अब सब बेकार हो गया, और फिर वही ऑल और नथिंग माइंडसेट आ जाता है, या तो 100% या कुछ नहीं। ये मेंटालिटी कॉमन है। मंडे से डाइट शुरू की, वेंसडे को दोस्त की बर्थडे पार्टी में कुछ खा लिया और फिर थर्सडे को छोड़ दी। बेन बताते हैं कि असली रिजल्ट कंसिस्टेंसी से आता है, ना कि एक परफेक्ट प्लान से। अगर 30 दिन में 25 दिन सही खाना खा लिया तो वो 5 दिनों की गलती को आउटवे कर देगा। लेकिन अगर हर दिन सही खाना खा लिया तो वो 5 दिनों की गलती को आउटवे कर देगा। बार स्लिप होने पर पूरी डाइट छोड़ दोगे तो फिर कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बेन एक एनालॉजी देते हैं, इमेजिन करो कि आपके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई। क्या आप बाकी का फ़ोन भी तोड़ दोगे? नहीं ना। तो फिर एक बैड मील का मतलब ये क्यों हो कि अब पूरी डाइट तोड़ दो? यही माइंडसेट चेंज करना सबसे ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है वापस ट्रैक पर आना। स्लिप हुई? नो प्रॉब्लम, अगला मील बेटर करो, फिर से वर्कआउट करो। बेन कहते हैं कि प्रोग्रेस परफेक्शन से नहीं, हैबिट से आती है। इंडियन माइंडसेट में जहाँ हर चीज़ को या तो सही या गलत मानने की आदत है, वहाँ ये लेसन बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 10, कैलोरी डेफिसिट, वेट लॉस का सच्चा जादूगर। अब फैट लॉस की दुनिया में चाहे आप जितनी फैंसी चीज़ें सुन लें, केटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स जूस, लो कार्ब, ग्लूटेन फ्री, लेकिन बेन कारपेंटर कहते हैं कि असली गेम सिर्फ एक चीज़ से चलता है, कैलोरी डेफिसिट। और इंडिया में तो इस शब्द को समझना और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोग खाना कम करते हैं पर सही चीज़ नहीं समझते। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है आप जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उससे कम खाना। यानी अगर आपकी बॉडी को दिन भर चलने के लिए 2000 कैलोरीज चाहिए और आप 1700 दे रहे हो, तो वो 300 की कमी फैट से पूरी होती है। यही है फैट लॉस। अब यहाँ पर लोग गलती कहाँ करते हैं? वो समझते हैं कि सिर्फ हेल्थी खाना खाना ही काफ़ी है। मैं तो बस सलाद खा रहा हूँ, घर का खाना ही खाता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि कैलोरी डेंस खाना भी हेल्थी हो सकता है। एक प्लेट पोहा, 2 परांठा या एक हैंडफुल नट्स दिखने में हल्का लगता है पर कैलोरी हाई होती है। बेन ये समझाते हैं कि आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, अगर वो कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो फैट लॉस नहीं होगा। एक लड़का दिन भर बस चपाती और दाल खाता था, पर 8 चपातियाँ और घी वाली दाल, मतलब कैलोरीज हाई। वहीं एक और इंसान ने हर दिन एक स्कूप आइसक्रीम खाई पर पूरे दिन बैलेंस किया और उसका फैट लॉस होता रहा। तो ये हेल्थी फूड का इल्यूजन बहुत बड़ा ट्रैप है। बेन कहते हैं कि आपको खाना मेजर करना आना चाहिए। समझो कि कितना खाना आपकी बॉडी को चाहिए और आप कितना दे रहे हो।
ये मैथ्स बोरिंग लग सकती है, पर यही रियलिटी है। फैट लॉस कोई इमोशन से नहीं चलता, ये नंबर्स का खेल है। चैप्टर 11, सोशल प्रेशर। जब आपका गोल सबको फनी लगता है, अब मान लीजिए आप फैट लॉस की जर्नी शुरू कर रहे हो, सब कुछ प्लान किया है, डिसिप्लिन ला रहे हो, लेकिन फिर आता है रियल इंडियन हर्डल। लोग क्या कहेंगे? बेन इस चैप्टर में बताते हैं कि सोशल प्रेशर सबसे बड़ा साइलेंट किलर है किसी की प्रोग्रेस का, और इंडिया में ये बहुत इंटेंस होता है। अबे छोड़ ना, आज तो पार्टी है। इतना भी मत कर यार, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा? तेरे से क्या फ़र्क पड़ गया इतना डाइट करके? ऐसे कमेंट्स हर रोज़ सुनने को मिलते हैं। और बेन ये बताते हैं कि लोग कभी कभी खुद गिल्ट में होते हैं और इसीलिए आपकी डेडिकेशन को लाइटली लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपने कंट्रोल किया और उन्होंने नहीं, तो उन्हें खुद अनकंफर्टेबल फील होगा। फैमिली सिचुएशंस भी ट्रिकी होती हैं। माँ के हाथ की मिठाई नहीं खाओगे? इतनी डाइटिंग ठीक नहीं बेटा, अभी तो जवान हो, जो मन करे खाओ। और ऐसे में ये बहुत टफ हो जाता है बाउंड्रीज बनाए रखना। बेन सजेस्ट करते हैं आप पोलाइटली अपना स्टैंड लो, बताओ कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, आप अपना बॉडी और हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो। और सबसे ज़रूरी, अपने गोल्स को खुद डिफेंड करना सीखो। दूसरों से वैलिडेशन की ज़रूरत मत रखो। अगर आप हर बार दूसरों की मर्ज़ी से खाने लगोगे तो वो लोग आपका प्रोग्रेस कभी नहीं समझेंगे। बेन का कहना है ये आपकी जर्नी है और दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को पीछे मत छोड़ो। चैप्टर 12, वेट वर्स फैट। तराजू से धोखा मत खाओ। अब एक और बड़ा मिसकंसेप्शन जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर किसी के माइंड में है, तुला क्या दिखा रहा है, यानी वजन की स्केल। बेन इस चैप्टर में ये बहुत क्लियरली समझाते हैं कि बॉडी वेट और बॉडी फैट दो अलग चीज़ें हैं, और स्केल हर बार सच नहीं बोलता। मान लीजिए आपने एक हफ्ता डिसिप्लिन से खाना खाया, वर्कआउट किया और स्केल पर सिर्फ 300 ग्राम का फर्क आया। अब आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन बेन बताते हैं कि फैट लॉस एक इंटरनल प्रोसेस है। कभी स्केल पर दिखेगा, कभी नहीं, क्योंकि पानी का लेवल, मसल का गेन, डाइजेशन, सब कुछ वेट पर इम्पैक्ट करता है। लेकिन फैट धीरे धीरे ही जाता है। ये बहुत कॉमन है। लोग सिर्फ वज़न मशीन देखते हैं और पैनिक कर जाते हैं। खासकर महिलाएं जिनका वज़न हार्मोनल रीजन से फ्लक्चुएट करता है, वो हर दिन स्केल पर चढ़कर अपनी सेल्फ वर्थ जज करती हैं। बेन स्ट्रांगली कहते हैं ये अनहेल्थी माइंडसेट है। अगर आप बेटर दिखने लगे हो, क्लोथ्स लूज हो गए हैं, एनर्जी ज़्यादा है, तो दैट्स प्रोग्रेस, चाहे स्केल कुछ भी बोले। चैप्टर 13, बॉडी इमेज। मिरर से लड़ाई नहीं, दोस्ती करो। पेन इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी इमोशनल टॉपिक पर बात करते हैं, बॉडी इमेज। और इंडिया जैसे देश में जहां गोरा रंग, स्लिम बॉडी और परफेक्ट लुक को ब्यूटी का स्टैंडर्ड बना दिया गया है, वहां ये चैप्टर और भी रिलेटेबल बन जाता है। बेन कहते हैं कि फैट लॉस करते वक्त सबसे बड़ी लड़ाई मिरर से होती है। हम खुद से इतने हार्श तरीके से बात करते हैं, मैं बहुत मोटा दिखता हूँ, ये टमी कभी नहीं जाएगा, मेरे जैसे कोई जिम क्यों जाएगा, जबकि किसी और से शायद कभी ऐसे बात ना करें। इंडियन सोसाइटी में बॉडी शेमिंग इतने नॉर्मल तरीके से होती है कि हम खुद भी उसमें पड़ जाते हैं। थोड़ा वेट तो बढ़ गया है, बहुत पतला हो गया है यार। ये सब बातें कैजुअली बोली जाती हैं, लेकिन अंदर बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। बेन समझाते हैं कि बॉडी को पनिश करना छोड़ो, उसे अंडरस्टैंड करना शुरू करो। फैट लॉस एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट होना चाहिए, सेल्फ हेट का नहीं। अगर आप सिर्फ खुद से नफरत करके ये जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो हर छोटा रिजल्ट भी अनसेटिस्फाइंग लगेगा। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं, तो छोटी प्रोग्रेस भी हैप्पीनेस देगी। बेन ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट बॉडीज एडिटेड होती हैं, पोज्ड होती हैं, वो रियल लाइफ नहीं है। इंडियन यूथ को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कंपैरिजन का कोई एंड नहीं है। रियल फोकस होना चाहिए अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और सस्टेनेबल बनाना। मिरर से दोस्ती करो, एनिमी मत बनाओ। चैप्टर 14, रिवर्स डाइटिंग। फैट लॉस के बाद क्या? अब ये वो फेज़ है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं।
फैट लॉस के बाद क्या? आपने वेट लूज कर लिया, क्लोथ्स फिट हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे, लेकिन अब मेंटेनेंस कैसे करें? यही वो जगह है जहां बेन एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रिवर्स डाइटिंग। ये कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। अब अगर आपने अचानक से फिर से पुरानी तरह खाना शुरू कर दिया तो फैट वापस आना ऑलमोस्ट तय है। बेन कहते हैं, जैसे आप धीरे धीरे कैलोरीज कम करते हो, वैसे ही बाद में धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ानी चाहिए, यानी सिस्टमैटिकली बॉडी को अडेप्ट कराना कि अब वो वेट मेंटेन करे, ना कि वापस गेन। ये प्रोसेस माइंडफुली किया जाए तो आप ना सिर्फ रिजल्ट मेंटेन करते हो, बल्कि एनर्जी भी वापस आती है, मूड बेटर होता है और बॉडी सस्टेनेबल लेवल पर सेटल हो जाती है। इंडिया में अक्सर ये होता है कि लोग क्रैश डाइट करते हैं, फिर अचानक छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं फिर से वही वेट आ गया। लेकिन बेन समझाते हैं कि बॉडी को रीसेट करने का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, और वही है रिवर्स डाइटिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जिसने हार्ड वर्क से रिजल्ट पाया है, ताकि वो रिजल्ट हमेशा बना रहे। चैप्टर 15, द माइंड सेट। ये सिर्फ एक गोल नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। और आखिर में बेन एक बहुत बड़ा ट्रूथ बोलते हैं, फैट लॉस कोई शॉर्ट टर्म इवेंट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। लोग अक्सर सोचते हैं बस ये 5 किलोग्राम कम हो जाएं, फिर जो मन हो खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप ओल्ड हैबिट्स में लौट गए तो ओल्ड रिजल्ट्स भी लौटेंगे। बेन इस चैप्टर में माइंडसेट की बात करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी है। मोटिवेशन कभी कभी आता है, पर हैबिट हर रोज काम करती है। इंडियन ऑडियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि यहाँ लोग या तो सब कुछ एक्सट्रीम में करते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं। बेन सजेस्ट करते हैं, अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीखो। एक्सरसाइज पनिशमेंट नहीं है, वो सेलिब्रेशन है इस बात की कि आपका बॉडी एक्टिव है। हेल्थी खाना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो फ्यूल है आपकी एनर्जी का। अगर आप इस जर्नी को टॉर्चर समझोगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। माइंडसेट का मतलब है छोटे स्टेप्स को अप्रिशिएट करना। किसी दिन वर्कआउट मिस हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मील सही करो। कोई फंक्शन में ज़्यादा खा लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे बैलेंस कर लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको सस्टेनेबल बनाती है। और सबसे बड़ी बात, आपका वर्थ आपके साइज से नहीं, आपके एफर्ट से तय होता है। बेन बार बार रिमाइंड करते हैं, बी काइंड टू योर सेल्फ। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो रिजल्ट आएगा ज़रूर। तो ये थी बेन कारपेंटर की एवरीथिंग फैट लॉस। बेन की बातों से एक चीज़ क्लियर होती है, फैट लॉस एक बाहरी नहीं, एक अंदरूनी प्रोसेस है। अगर आपने ये पूरी जर्नी दिल से सुनी है तो एक बात याद रखो, आपका बॉडी किसी पनिशमेंट का डिजर्व नहीं करता। वो केयर, पेशेंस और रिस्पेक्ट का हकदार है। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो और सेटबैक से सीखो। और सबसे ज़रूरी, फैट लॉस के चक्कर में खुद को खोना मत, खुद को पाना सीखो। अगर ये स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की और किताबों की समरीज लाता रहूं, हमेशा याद रखो, फैट लॉस का सबसे बड़ा टूल है आपका दिमाग। यूज़ इट वाइजली।